नमस्कार। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प और कह सकते हैं अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक की महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ताज़ा निर्देश भी हैं और हाँ, तकनीक, पर्यावरण और शासन से जुड़े कई अहम मुद्दे भी हैं। ये सब उन्हीं स्रोतों से हैं जो हमें मिले हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि कैसे तकनीक कृषि से लेकर फाइनेंस और यहाँ तक कि हमारे लैंड रिकॉर्ड्स तक हर चीज को बदल रही है। सही। और साथ ही पर्यावरण संरक्षण और जो हमारी रोजमर्रा की शासन व्यवस्था है उससे जुड़ी चुनौतियां भी उभर कर सामने आ रही हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन सभी बिखरी हुई लेकिन जरूरी जानकारियों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाई जाए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन डेवलपमेंट्स का असल मतलब क्या है और ये क्यों मायने रखती हैं। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं तकनीक, कृषि और अर्थव्यवस्था के विश्लेषण से। तकनीक, कृषि और अर्थव्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की AI फॉर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, मतलब AI फॉर AI रिपोर्ट की। जी। ये इनिशिएटिव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और जो ग्लोबल फूड सिस्टम्स हैं उन्हें बदलने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर देता है। जी। ये इनिशिएटिव यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, और ये रिपोर्ट कृषि क्षेत्र की कुछ बहुत गंभीर चुनौतियों को सामने लाती है। पहली है कार्यबल में गिरावट। अच्छा। हो क्या रहा है कि गांवों से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, किसान बूढ़े हो रहे हैं, तो खेती में काम करने वालों की कमी हो रही है। और ये भारत जैसे देश के लिए तो एक बड़ी चिंता का विषय है। ये पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी चुनौती तो शायद जलवायु परिवर्तन है। निश्चित रूप से। रिपोर्ट का अनुमान है, और ये काफी चौंकाने वाला है, कि अगर एमिशंस कम नहीं हुए तो 2100 तक जो मुख्य खाद्य फसलें हैं उनसे ग्लोबल कैलोरी प्रोडक्शन में 24% तक की भारी कमी आ सकती है। 24%? जी हाँ, 24%। आप सोचिए ये खाद्य सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये आंकड़ा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वाकई गंभीर है। और प्राकृतिक संसाधनों का क्या हाल है? उन पर भी तो दबाव बढ़ रहा होगा। बिल्कुल। और आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। देखिए, कृषि में दुनिया का 70% ताजा पानी इस्तेमाल होता है। 70%? हाँ। और करीब 71% जो जलभृत हैं, एक्वाफर्स, वो खाली हो चुके हैं। ओह। 1/3 मिट्टी खराब हो चुकी है। और चिंता की बात यह है कि 2050 तक 90% ऊपरी मिट्टी, टॉप सॉइल, उसके खत्म होने का खतरा है। 90%? जी। थोड़ा रुककर ये दिखाता है कि हमें खेती के जो मौजूदा तरीके हैं उन्हें बदलने की कितनी ज्यादा जरूरत है। ये सभी आंकड़े यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर इन चुनौतियों का समाधान क्या है? क्या रिपोर्ट डीप टेक की भूमिका पर कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट कृषि में डीप टेक यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल पर काफी जोर देती है। और कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे इंटेलो लैब्स का फ्रूट सॉय है। ये AI और कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करके जो ताज़ी उपज होती है उसकी क्वालिटी जांचता है, कहाँ खराबी है ये पता लगाता है। इससे वेस्टेज कम होता है। ये उदाहरण यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और सरकारी योजनाओं में भी तो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY में। सही कहा आपने। PMFBY में फसल बीमा क्लेम के लिए अब रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, हाई रेजोल्यूशन ड्रोन और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल हो रहा है, ताकि पूरी प्रक्रिया तेज हो, पारदर्शी हो। ये योजना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्फोसिस का 5G नेचुरल कार्यक्रम भी है, जो ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग मशीनों पर काम कर रहा है। अच्छा, ऑटोमेटेड हार्वेस्टिंग। जी। और ब्लूमबर्ग की एक URVRA परियोजना है, जो कार्बन की निगरानी, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन MRV के लिए तकनीक का उपयोग कर रही है। तो ये सब दिखाते हैं कि कैसे तकनीक कृषि को बदल सकती है। ये दोनों उदाहरण भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। रिपोर्ट में और कौन सी डीप टेक तकनीकों का जिक्र है? कई हैं, जैसे जेनरेटिव AI, एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर विजन तो है ही, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक। क्रिस्पर भी? हाँ। इन सभी में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और उसे ज्यादा सस्टेनेबल बनाने की अपार संभावनाएं हैं। ये सभी टेक्नोलॉजीज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कृषि से अब थोड़ा भारत के वित्तीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं।
विश्व बैंक की वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम यानी FSAP रिपोर्ट आई है। ये FSAP क्या है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। FSAP मतलब फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, ये 1999 में वर्ल्ड बैंक और IMF ने मिलकर शुरू किया था। अच्छा, 1999 में? जी। इसका काम है किसी देश के फाइनेंशियल सेक्टर की सेहत और उसकी स्थिरता, उसकी स्टेबिलिटी का आकलन करना। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां IMF करता है, और जो डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे भारत, वहां वर्ल्ड बैंक और IMF मिलकर करते हैं। और भारत का पिछला FSAP कब हुआ था? वो 2017 में हुआ था। ये FSAP प्रोग्राम और भारत का पिछला मूल्यांकन वर्ष UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस ताज़ा रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? और क्या ये भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का, उससे जुड़ती है? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट का सीधा कहना है कि भाई अगर वो $30 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनना है 2047 तक, तो ये जो वित्तीय सुधार है ना, इनकी रफ्तार थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। ये लक्ष्य वर्ष UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा। पर हाँ, एक अच्छी बात ये भी है कि रिपोर्ट मानती है कि हाँ, भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अब पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, डाइवर्सिफाई भी हुआ है। जैसे कि ये जो कैपिटल मार्केट है, इक्विटी, सरकारी बॉन्ड वगैरह, ये अब GDP का करीब 175% हो गया है। पहले ये 144% के आसपास था। तो बढ़त तो है, और ये आंकड़ा UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें डिजिटल तकनीक की क्या भूमिका रही है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब DPI का उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसने जो फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच है, एफिशिएंसी है और फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसको जबरदस्त बढ़ावा दिया है। ये वाकई एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। DPI और फाइनेंशियल इंक्लूजन UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं। जैसे RBI और SEBI ने सुधार तो किए हैं, रेगुलेशन बेहतर हुआ है, यहाँ तक कि सहकारी बैंकों को भी रेगुलेशन के दायरे में लाया गया है। हाँ। लेकिन जो NBFCs हैं, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनकी निगरानी और अगर उनमें कोई संकट आता है तो उससे निपटना, ये अभी भी एक चुनौती है। NBFC रेगुलेशन UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए जो मार्केट है वो अभी उतने मैच्योर नहीं है। निवेशक अभी भी सरकारी सिक्योरिटीज को ज्यादा पसंद करते हैं। और टैक्स के ढांचे में भी कुछ मुद्दे बताए जा रहे हैं। एक अहम मुद्दा है, वो है डेट और इक्विटी के बीच टैक्स का जो असमान व्यवहार है। भारत में इक्विटी से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स अक्सर बॉन्ड से होने वाले लाभ की तुलना में कम होता है। अच्छा। तो रिपोर्ट का मानना है कि ये जो फर्क है, ये बॉन्ड बाजार में निवेश को थोड़ा हतोत्साहित करता है। यह कॉन्सेप्ट UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट ने सुझाव क्या दिए हैं, क्या करना चाहिए? मुख्य सुझाव हैं कि प्राइवेट सेक्टर से कैपिटल जुटाने पर जोर दिया जाए, खासकर बॉन्ड और सिक्योरिटाइजेशन मार्केट को मजबूत करके। MBFCs का रेगुलेशन सुधारा जाए, उसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाया जाए। डिजिटल और फाइनेंशियल सुधारों को इंटीग्रेट किया जाए ताकि फिनटेक का फायदा फाइनेंशियल इंक्लूजन तक पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण, ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देना, ताकि जो लो कार्बन प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पैसा आसानी से जुटाया जा सके, शायद डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस DFIs का इस्तेमाल करके। ये सभी सुझाव मेंस के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट हो सकते हैं। तकनीक और सुधारों की बात चली रही है तो भूमि पंजीकरण प्रणाली का मुद्दा भी बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य मामले में इस पर कुछ टिप्पणी की है। हाँ, ये बहुत जरूरी मामला है। कोर्ट ने चिंता जताई है कि हमारी जो लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो अभी भी, आप सोचिए, 19वीं और 20वीं सदी के औपनिवेशिक कानूनों पर आधारित है। जैसे कौन से कानून? जैसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, स्टाम्प अधिनियम 1899 और पंजीकरण अधिनियम 1908। मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराने कानून। ये कानून और उनके वर्ष UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है निर्णायक स्वामित्व, यानी कंक्लूसिव टाइटल का ना होना। अभी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ अनुमानित स्वामित्व देता है, मतलब प्रिजम्प्टिव टाइटल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आपने जमीन खरीदी, रजिस्टर भी करा ली, लेकिन फिर भी आपके मालिकाना हक पर कोई और दावा कर सकता है, कोर्ट जा सकता है। और इसी वजह से भारत में लगभग 66% जो सिविल मुकदमे हैं वो जमीन से जुड़े हैं। फर्जी विलेख, अतिक्रमण, इन सब वजहों से। 66%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन सरकार ने डिजिटलीकरण के प्रयास भी तो किए हैं, जैसे DILR MP और NGDRS। उनसे मदद नहीं मिली? प्रयास हुए हैं बिल्कुल,
DILRMP यानी डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम और NGDRS यानी राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। इनसे रिकॉर्ड्स डिजिटल तो हुए हैं, ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हाँ, लेकिन ये कार्यक्रम मूल समस्या को हल नहीं करते। मतलब जो दोषपूर्ण या विवादित ओनरशिप है उसको ये ठीक नहीं करते। वो तो बस जैसे रिकॉर्ड्स थे उन्हें डिजिटल रूप दे रहे हैं। ये योजनाएं और उनके नाम UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव क्या है? क्या तकनीक यहाँ भी कोई मदद कर सकती है? बिल्कुल, कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने पर विचार करना। ब्लॉकचेन लैंड रिकॉर्ड्स में? हाँ, ब्लॉकचेन एक ऐसा विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और पारदर्शी डिजिटल बही खाता यानी लेजर बना सकता है जिसमें संपत्ति के लेन देन का रिकॉर्ड रखना। मतलब उसमें छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है। अच्छा, इससे धोखाधड़ी या जैसे एक ही जमीन को कई बार बेच देते हैं, ऐसी समस्याएं रुक सकती हैं। ये सर्वे डेटा, कैडास्ट्रल मैप्स और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को इंटीग्रेट कर सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन, ये सुनने में तो बहुत आता है, पर ये काम कैसे करता है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? आसान शब्दों में समझें तो ब्लॉकचेन एक तरह का साझा डिजिटल रजिस्टर या खाता बही है जो एक नेटवर्क पर कई सारे कंप्यूटरों में फैला होता है। ठीक है, हर लेन देन जिसे ट्रांजैक्शन कहते हैं वो एक ब्लॉक में दर्ज होता है और क्रिप्टोग्राफी के जरिए ये ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक से सुरक्षित रूप से जुड़ जाता है। इससे एक चेन बन जाती है। अच्छा, चेन ऑफ ब्लॉक्स। बिल्कुल। और एक बार कोई जानकारी इस चेन में दर्ज हो गई तो उसे बदलना या हैक करना लगभग नामुमकिन होता है। यही इसकी खासियत है। इम्यूटेबिलिटी यानी अपरिवर्तनीयता, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, और ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। मतलब किसी एक का कंट्रोल नहीं होता। सही। और इसी वजह से विश्वास बढ़ता है, धोखाधड़ी कम होती है। दुनिया में स्वीडन, जॉर्जिया, घाना जैसे कुछ देशों ने लैंड रजिस्ट्री के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल शुरू भी किया है। ये वैश्विक उदाहरण मेंस के उत्तर में लिखे जा सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। कोर्ट ने निर्णायक स्वामित्व और कानूनी सुधारों के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, कोर्ट ने विधि आयोग से कहा है कि वो अनुमानित स्वामित्व की जगह निर्णायक स्वामित्व प्रणाली अपनाने का अध्ययन करे और जो मौजूदा कानून हैं जैसे पंजीकरण अधिनियम 1908, साक्ष्य अधिनियम 1872, IT एक्ट 2000 वगैरह, उनमें जरूरी बदलाव करने और केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय बनाने का भी सुझाव दिया है। ये अधिनियम UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तकनीक की दुनिया में एक और खबर है। मानव मस्तिष्क के विकास का एक एटलस तैयार किया गया है। हाँ, ये भी काफी महत्वपूर्ण रिसर्च है। अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH का एक बड़ा इनिशिएटिव है, ब्रेन इनिशिएटिव। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसी के तहत शोधकर्ताओं ने विकासशील मानव मस्तिष्क का, मतलब डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन का, पहला ड्राफ्ट एटलस तैयार किया है। उन्होंने ये मैप किया है कि भ्रूण अवस्था से वयस्क होने तक अलग अलग तरह की ब्रेन सेल्स कैसे बनती हैं, कैसे मैच्योर होती हैं। और इसका फायदा क्या होगा? उम्मीद है कि इससे ऑटिज्म और सिजोफ्रेनिया जैसी जो मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां हैं उन्हें समझने और शायद उनका इलाज ढूंढने में मदद मिल सकती है। ये BICAN यानी ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क प्रोजेक्ट का हिस्सा है। BICAN और ब्रेन इनिशिएटिव ये दोनों UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक खबर ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस द्वीप से भी है। वहां कोई AI डेटा सेंटर बनाने की योजना है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस आइलैंड जो हिंद महासागर में है, वहाँ एक विशाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI डेटा सेंटर बनाने की योजना चल रही है। क्रिसमस आइलैंड, ये कहाँ है और क्यों खास है? ये आइलैंड हिंद महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। इसे हिंद महासागर का गैलापैगोस भी कहते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत यूनिक है। खासकर जो लाल केकड़े हैं उनका सालाना माइग्रेशन बहुत फेमस है। साथ ही समुद्री पक्षी, वेल शार्क, कोरल रीफ्स भी हैं और इसकी लोकेशन भी स्ट्रेटेजिक है। ये सुंडा, लोम्बोक और मलक्का स्ट्रेट्स के पास है। इसकी भौगोलिक स्थिति UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण और संरक्षण। चलिए, अब पर्यावरण और संरक्षण से जुड़े कुछ मुद्दों पर आते हैं। एक नई पहल की खबर है। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी TFFF नाम का एक वैश्विक कोष शुरू किया है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इसे COP30 के अवसर पर स्थापित करने की योजना है और COP30 ब्राजील में ही होना है। अच्छा, तो TFFF का मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत सीधा और महत्वाकांक्षी है। जो उष्णकटिबंधीय वन वाले देश हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज TFCS, उनको उनके मौजूदा वनों को बचाने और अगर हो सके तो बढ़ाने के लिए सालाना भुगतान करना।
पैसे देना हाँ वनों को बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल। विचार ये है कि वन संरक्षण को एक व्यवहार्य आर्थिक मॉडल बनाया जाए ताकि देशों के पास वनों को काटने की बजाय बचाने का इंसेंटिव हो। इसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस उपलब्ध कराना है। TFFO और COP30 ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ही दिलचस्प मॉडल लग रहा है। इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा इतना सारा? योजना है कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलाकर लगभग $125 बिलियन जुटाए जाएं। इसमें पब्लिक हिस्सा कम, शायद 20-25%, और प्राइवेट हिस्सा ज्यादा 70-80% होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी? जी, और इस निवेश से जो रिटर्न मिलेगा उसका इस्तेमाल उन देशों को भुगतान करने में किया जाएगा जो अपने वनों को सफलतापूर्वक बचा रहे हैं, मतलब डिफॉरेस्टेशन रोक रहे हैं। क्या कोई भी उष्णकटिबंधीय देश इसमें शामिल हो सकता है और पैसे पा सकता है? नहीं, कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे उस देश की वनों की कटाई का दर सालाना 0.5% से कम होनी चाहिए। अच्छा, ये क्राइटेरिया है? हाँ, और दूसरा उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय हैं उन्हें संसाधनों का उचित हिस्सा मिले, उनके अधिकार सुरक्षित रहें। भारत ने इसमें एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने की इच्छा जताई है। ये फंडिंग मॉडल और पात्रता मानदंड UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वनों का संरक्षण इतना जरूरी क्यों है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या कुछ मुख्य बातें दोहरा सकते हैं, खासकर आंकड़ों के साथ? जरूर। देखिए, वन सचमुच हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच का डेटा बताता है कि वन हर साल लगभग 7.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। 7.6 बिलियन टन? जी, और WWF के अनुसार ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स धरती के सिर्फ 7% हिस्से पर है, लेकिन दुनिया की आधी से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इन्हीं में रहती है। आधी बायोडाइवर्सिटी सिर्फ 7% जमीन पर? हाँ, इसके अलावा वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ की तीव्रता कम करते हैं, हमें लकड़ी और दूसरी चीजें देते हैं, लाखों लोगों की आजीविका उनसे जुड़ी है, औषधीय पौधे मिलते हैं, और बारिश और जल चक्र को बनाए रखने में उनकी भूमिका तो है ही। ये तथ्य और आंकड़े UPSC प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। TFF तो एक नई पहल है। क्या वन संरक्षण के लिए पहले से भी कुछ वैश्विक प्रयास चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण पहलें हैं जो सालों से चल रही हैं, जैसे 1992 का जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, CBD। फिर वनों की कटाई और उनके क्षरण को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का REDD+ कार्यक्रम है जो 2008 से चल रहा है, ये भी UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एक और है बॉन चैलेंज 2011। इसका लक्ष्य है 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड या डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको रीस्टोर करना। ये लक्ष्य UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 350 मिलियन हेक्टेयर काफी बड़ा लक्ष्य है। जी, और बेशक पेरिस समझौता 2015 जो वनों को क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का एक प्रमुख साधन मानता है, पेरिस समझौता भी UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब वन्य जीवों की बात करें तो रीसस मकाक बंदरों को लेकर एक खबर है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में डालने की सिफारिश की है। इसका क्या मतलब है? देखिए, रीसस मकाक, जिनका वैज्ञानिक नाम मैकाका मुलाटा है, एशिया में खासकर भारत में बहुत आम बंदर है। हाँ, दिखते हैं काफी। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें ये लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में है। अभी तक ये शायद अनुसूची 3 या उससे बाहर थे। अब इन्हें अनुसूची 2 में डालने की सिफारिश का मतलब है कि इन्हें ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिलेगी। कैसी सुरक्षा? मतलब इन्हें पकड़ना, पालना या इनके प्रति क्रूरता करना, इन सब पर ज्यादा सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। ये वो बंदर हैं जिनकी मनुष्यों से 93% जेनेटिक समानता है और जिनका मेडिकल रिसर्च में भी काफी इस्तेमाल होता रहा है। ये अधिनियम, अनुसूची, IUCN स्थिति और वैज्ञानिक नाम UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक और थोड़ी अनोखी खबर थी ज्वालामुखी तड़ित के बारे में। ये क्या होता है? हाँ, ये काफी स्पेक्टैक्युलर घटना होती है। ये असल में बिजली चमकना है, लेकिन तूफान वाले बादलों में नहीं, बल्कि जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके गुबार में। ज्वालामुखी के धुएं में बिजली कैसे? होता ये है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से राख, चट्टानों के टुकड़े और कभी-कभी बर्फ के कण भी बहुत तेजी से निकलते हैं।
ये कण हवा में आपस में टकराते हैं और रगड़ते हैं। अच्छा, इस रगड़ से स्थैतिक बिजली यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक वैसे ही जैसे सर्दियों में हम ऊनी स्वेटर उतारते हैं तो चट-चट की आवाज आती है या कभी-कभी चिंगारी दिखती है। हाँ, समझ गया। बस वही चीज बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी के गुब्बार में होती है और बिजली चमकती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये भविष्य के और बड़े विस्फोटों की एक तरह की प्राकृतिक पूर्व चेतावनी प्रणाली भी हो सकती है। ये घटना और इसका कारण यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। शासन, कानून और समाज। चलिए, अब शासन, कानून और समाज से जुड़े कुछ जरूरी मुद्दों पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों मतलब स्ट्रे डॉग्स के बढ़ते आतंक पर काफी सख्त टिप्पणी की है। हाँ, ये आजकल एक बड़ी समस्या बन गई है कई शहरों में। कोर्ट ने कहा है कि प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सिर्फ एक लोक स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ विषय भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। अनुच्छेद 21 यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या निर्देश दिए हैं? कोर्ट ने कई व्यावहारिक निर्देश दिए हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे जो सार्वजनिक परिसर हैं, वहां कुत्तों के काटने की घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। जिला मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित करें कि इन जगहों पर ठीक से बाड़ेबंदी हो, गेट वगैरह लगे हों। स्थानीय निकाय या पंचायतें नियमित रूप से निरीक्षण करें, कम से कम हर 3 महीने में एक बार। रेगुलर इंस्पेक्शन। जी। और सभी अस्पतालों में एंटी रैबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन का पर्याप्त स्टॉक हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। और एक और अहम बात, जो अपशिष्ट प्रबंधन नियम हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उन्हें सख्ती से लागू किया जाए ताकि बचा हुआ खाना सड़कों पर न फेंका जाए, जो इन जानवरों को आकर्षित करता है। ये निर्देश मेंस गवर्नेंस के सवालों में उपयोगी हो सकते हैं। भारत में ये आवारा कुत्तों की समस्या असल में कितनी बड़ी है? कुछ आंकड़े हैं और क्या कोई कानूनी ढांचा है इससे निपटने के लिए? समस्या काफी गंभीर है। 2019 की जो पशुधन गणना हुई थी, उसके अनुसार भारत में करीब 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते थे। 1.5 करोड़? हाँ। और एनसीडीसी के आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2024 में कुत्ते के काटने के लगभग 37 लाख मामले दर्ज हुए हैं। 37 लाख? हाँ। और सबसे दुखद आंकड़ा यह है कि दुनिया में रेबीज से जितनी मौतें होती हैं, उनमें से 36% भारत में होती हैं और इनमें से भी 96% कुत्तों के काटने से होती हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। जी। जहां तक कानूनी ढांचे की बात है, तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 जारी किए गए हैं। ये नियम CSVR मॉडल पर जोर देते हैं। ये नियम और आंकड़े यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। CSVR? जी। ये क्या है? कैप्चर, स्टेरिलाइज, वैक्सीनेट, रिलीज। मतलब कुत्तों को पकड़ो, उनकी नसबंदी करो, उन्हें रेबीज का टीका लगाओ और फिर वापस उसी इलाके में छोड़ दो। अच्छा। फिर इसके अलावा 2030 तक भारत में कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज संक्रमण को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना NAPRE भी लागू की गई है। ये मॉडल और योजना यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब चुनावी प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून पर आते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951। हाल में कुछ जगहों पर नामांकन पत्रों की अस्वीकृति को लेकर काफी बहस हुई है। हाँ, ये चुनाव के समय अक्सर चर्चा में आ जाता है। उम्मीदवारों का जो नामांकन होता है, वो प्रक्रिया RPA 1951 की धारा 33 से 36 के तहत आती है। इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, धारा 33 कहती है कि उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र जमा करना होगा, जिस पर उसके और प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होंगे। अगर किसी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल का उम्मीदवार है तो 1 प्रस्तावक, और अगर निर्दलीय है तो 10 प्रस्तावक चाहिए। ओके। धारा 33A बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों, अपनी संपत्ति, देनदारियों और अपनी शैक्षिक योग्यता की घोषणा करनी होगी एक एफिडेविट में। हाँ, वो एफिडेविट तो देखते हैं हम। फिर धारा 33 भी कहती है कि जो जानकारी 33A में मांगी गई है, उसके अलावा और कोई जानकारी देने के लिए उम्मीदवार को बाध्य नहीं किया जा सकता। अच्छा। और जमानत राशि वो धारा 34 में है। लोकसभा चुनाव के लिए 25,000 रुपए और विधानसभा के लिए 10,000 रुपए। SC/ST उम्मीदवारों के लिए ये राशि आधी होती है। और ये जब्त कब होती है? अगर किसी उम्मीदवार को चुनाव में पड़े कुल वैध वोटों का 6वां हिस्सा, 16वां हिस्सा भी नहीं मिलता,
तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये आरपीए की धारा 158 में लिखा है। ठीक है। और नामांकन पत्रों की जांच कौन करता है? वो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ करता है। धारा 35 के तहत आरओ नामांकन, जांच, संवीक्षा और नाम वापसी के लिए समय और स्थान की घोषणा करता है। और धारा 36 के तहत आरओ नामांकन पत्रों की जांच करता है। अगर कोई कागजात दोषपूर्ण है या कानून के अनुसार नहीं है तो आरओ उसे अस्वीकार कर सकता है। हालिया विवाद इसी धारा 36 के तहत आरओ द्वारा नामांकन रद्द करने को लेकर हुए हैं। ये सभी धाराएं और प्रावधान यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब एक सरकारी योजना का जिक्र है, पीआरआईपी योजना। इसके आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। ये क्या योजना है? हाँ, पीआरआईपी यानी प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, मतलब फार्मा और मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना। किस मंत्रालय की है ये? ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत जो औषधि विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, उसकी पहल है। इसका कुल बजट 5,000 करोड़ है। 5,000 करोड़। और उद्देश्य? उद्देश्य है भारत को फार्मा और मेडटेक सेक्टर में R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ग्लोबल हब बनाना। इसके दो मुख्य घटक हैं। एक, जो NIPERS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, उनमें उत्कृष्टता केंद्र बनाना। अच्छा। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी R&D और इनोवेशन को बढ़ावा देना, उन्हें इंसेंटिव देना। पीआरआईपी योजना, इसका उद्देश्य, मंत्रालय और घटक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आखिर में एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। डेनमार्क 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। डेनमार्क की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ बता सकते हैं? अक्सर मैप बेस्ड सवाल आते हैं। हाँ बिल्कुल। डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक स्कैंडिनेवियाई देश है। इसमें फैरो आइलैंड्स और ग्रीनलैंड भी शामिल हैं, हालांकि वो स्वायत्त क्षेत्र हैं। अच्छा, ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का हिस्सा है? हाँ, तकनीकी रूप से। इसकी जमीनी सीमा सिर्फ एक देश से लगती है, दक्षिण में जर्मनी से। ओके। ये जूटलैंड प्रायद्वीप और 400 से ज्यादा द्वीपों से बना है। सबसे बड़ा द्वीप है जीलैंड, जिस पर राजधानी कोपेनहेगन स्थित है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है, जो इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ की सबसे लंबी नदी गुडेना है और गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव से यहाँ की जलवायु थोड़ी नियंत्रित रहती है। डेनमार्क की भौगोलिक स्थिति, सीमा है, सागर, द्वीप और राजधानी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने कई बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए विविध विषयों पर बात की, कृषि और वित्त में तकनीक की बदलती भूमिका से लेकर भूमि रिकॉर्ड्स में ब्लॉकचेन की संभावना तक। बिल्कुल। फिर हमने वन संरक्षण के नए वैश्विक प्रयास जैसे TFF को समझा और आवारा कुत्तों जैसी जमीनी समस्या और उसके कानूनी समाधानों पर भी गौर किया। और चुनावी प्रक्रिया के नियमों को भी हमने रिव्यू किया। सही। तो ये तो साफ है कि हर क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहे हैं और उनके साथ नई चुनौतियां भी। तकनीक जहां नए रास्ते खोल रही है, वहीं पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत भी उतनी ही बनी हुई है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे डेटा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। चाहे वो फसल बीमा का क्लेम हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या फिर लैंड रिकॉर्ड्स की पारदर्शिता हो। और साथ ही ग्लोबल कोऑपरेशन और लोकल गवर्नेंस दोनों की भूमिका बहुत अहम है। आज की पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल जरूर उठ रहा है। क्या? कि क्या भविष्य में बेहतर शासन, टिकाऊ विकास और सामाजिक स्थिरता, इन तीनों के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें डेटा और तकनीक जैसे AI, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, इनका एक इंटीग्रेटेड और साथ ही एक जिम्मेदार उपयोग करना ही होगा। शायद यही आगे का रास्ता हो सकता है। इस पर सोचा जा सकता है। ये एक अच्छा विचार है सोचने के लिए। उम्मीद है कि ये विश्लेषण सभी सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रहा होगा।